हेलो दोस्तों, मैं आपको इससे पहले पढ़ाई थी। ये आपको मैंने जो है पाठ का सारांश अच्छे से पढ़ाया था। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत मैंने आपको पढ़ाया था। और आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खान सर की बुक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। आपको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं ये खान सर की बुक जो है पटना से मंगाई हूँ, NCERT के, और ये सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव सभ्यता के विकास के चरणों में लेखन की शुरुआत का अनुमानित समय क्या माना गया। यानी कि जो लेखन है इसका शुरुआत कब माना गया है। इसका शुरुआत माना गया है आपका 6500 से। ठीक है, कब माना गया? 6500 से। ये भी इसमें दिखाया गया कि NCERT का है। ठीक है, व्याख्या। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर भी दे दिया गया है आपको कि पहले क्या थे, कितने वर्ष क्या थे। देखिए यहाँ पे करा अरबों पूर्व और करोड़ों पूर्व और वर्षों पूर्व ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लेखन 6500 पहले था। फिर इसका दिया हुआ यहाँ पे आपके देखिए कौन कौन से जानवर थे। स्तनधारी था, पक्षी भी था, फिर यहाँ पे आपको देखिए डायनासोर था, फिर यहाँ पे शार्क भी था, फिर यहाँ पे मछली था। ठीक है, ये कौन सी मछली है? ये कंचकरी कुरी करके मछली कोई है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे ये है प्रहलन करके कुछ है, ये है। फिर जीवाणु भी है आपका, फिर ऑक्सीजन वगैरह भी है आपका। यहाँ पे आपका कोशिकाएं भी दिया हुआ है, यहाँ पे पृथ्वी भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब कि आपको जो जो था पहले वो दिया हुआ है, उस समय जो जो था। ठीक है, अब फूल और मधुमक्खियाँ भी उस समय थी। ठीक है, चलिए आपको चलते हैं दूसरे पे। अब यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सब रहता है। लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता क्यूनिफॉर्म लिपि के साथ माना जाता है। किसके साथ? क्यूनिफॉर्म लिपि के साथ माना जाता है। लेखन के पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जो काल का समय जो उससे पहले था उसको प्रागैतिहासिक काल कहते थे, और लेखन के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों के संदर्भ में दिए गए कथनों का परीक्षण करें। तो ध्यान दीजिएगा, मानव के आदिम सदस्य लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व दिखाई दिए। क्या भी आपने इसको पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था आपको। होमो सेपियंस का उद्भव अग्नि के उपयोग की खोज से पहले हुआ था। यहाँ पे भी दिया हुआ आपका भी इसमें पढ़े थे हमने, पहला वाला में। लेखन मानव इतिहास के सबसे हालिया विकास में से एक है। अब इसमें से कौन सा आपका आंसर है देखिएगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाता है 1 और 3। लेखन मानव इतिहास का सबसे हालिया विकास है, जो अभी 6,500 साल पहले का था, और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए हम आपको यहाँ पे व्याख्या करवाते हैं। व्याख्या NCERT द्वारा है। ये देखिए यहाँ से ही आपको एग्ज़ाम वगैरह में आएगा, कहीं और से आना नहीं है। ठीक है, देखिएगा सदस्य 1 करोड़ वर्ष अग्नि, 1 करोड़ 10 लाख वर्ष होमो सेपियंस, 3 लाख वर्ष लेखन, 6,500 वर्ष। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अग्नि के प्रयोग ने मानव के आहार और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किए। कथन 2 गलत है, क्योंकि समय रेखा के अनुसार अग्नि 10 लाख वर्ष पूर्व, होमो सेपियंस 3 लाख वर्ष पूर्व से बहुत पहले खोजी जा चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, मानव समाजों एवं उनकी संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक के क्रमिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि जो मानव का जो समाज है उनकी संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक के क्रमिक को विकास वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका मानव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, व्याख्या NCERT द्वारा है आपका। मानव विज्ञानी मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मानव विज्ञान को 2 मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है, भौतिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान। यह अध्ययन करता है कि मानव का जैविक और सामाजिक विकास कैसे हुआ। ठीक है,
चलिए आप चलते हैं प्रश्न 4 पे। जीवाश्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक, ये केवल प्राचीन पौधों के अवशेष होते हैं? नहीं। ये मृदा या शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित जीव जंतुओं के पदचिन्ह या अवशेष है। मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले जो प्रश्न में पढ़ाया था कि जीव जंतु जो है उसी में है। ठीक, तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है दूसरा प्रश्न, आपका उत्तर है व्याख्या एनसीईआरटी द्वारा। यहाँ पे देखिएगा, जीवाश्म जीव जंतुओं के पदचिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग C14 विधि का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन से हम करोड़ों वर्ष पूर्व की जैव विविधता की जानकारी मिलती है। ठीक, ये प्रश्न 5 पे आते हैं हम, क्योंकि ये खान सर की बुक है, मैंने मंगाया है क्योंकि मैं देखी उनकी बुक बहुत ही अच्छी होती है और उनकी पढ़ाई भी जो है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक और उनके अध्ययन विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूविज्ञानी मुख्य रूप से महासागरों, पर्वतों और मृदा जैसे भौतिक स्वरूपों का विश्लेषण करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी केवल मानव अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि प्राचीन बीमारियों का पता लगाया जा सके। मानव विज्ञान केवल वर्तमान समाज की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे केवल ए। भूविज्ञान मुख्य रूप से महासागरों, पर्वतों और मृदा जैसे भौतिक स्वरूपों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको एनसीईआरटी द्वारा व्याख्या भी पढ़ाते हैं। एक चीज़ जानिएगा कि यहाँ इसे इसी बुक से आपका हर चीज़ आएगा, क्योंकि हर चीज़ उसमें एनसीईआरटी द्वारा ही है। सोचिएगा कि कोई भी आपको खूब सुंदर दिखे, अच्छा दिखे तो आप कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में एनसीईआरटी लागू हो गया है। भूविज्ञानी मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों का अध्ययन करते हैं। सही स्रोत कथन 2 है। जीवाश्म विज्ञानी पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। गलत, क्योंकि यह केवल मानव तक सीमित नहीं है। स्रोत कथन 3, मानव विज्ञानी अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। गलत, इसमें आपका आंसर कौन सही था? आपका ए था। ठीक है, अब अन्य कुछ तथ्य है। जीवाश्म विज्ञान हमें पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास और विलोपन घटनाओं को समझाने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपका आता है प्रश्न 6। यदि गौतम बुद्ध का जन्म 560 BC में हुआ था तो वर्तमान वर्ष 2024 के अनुसार उनके जन्म को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो अब यहाँ पे आप बताइए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये हमेशा पीछे जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2584 वर्ष। ठीक, कब? 2584 वर्ष। ठीक है, चलिए फिर हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं आगे। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका व्याख्या करा दूँ। उदाहरण के लिए 560 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष हुआ? अन्य महत्वपूर्ण, BC की गणना वर्तमान समय में से करने के लिए जन्म वर्ष को वर्तमान वर्ष में जोड़ा जाता है। जैसे 560 ईसा पूर्व तो प्लस 224 बराबर 584। गौतम बुद्ध 2584 गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ठीक है। आता 7, ग्रेगोरियन कैलेंडर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें एक वर्ष में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक अधिक वर्ष लीप वर्ष आता है। सभी शताब्दी वर्ष अनिवार्य रूप से लीप वर्ष होते हैं। अब इसमें से आपको आंसर देना, तो देखिए इसमें से केवल एक आएगा। ठीक है, 1 और 2, मतलब कि ये इसमें से एक वर्ष ये सही है। प्रत्येक वर्ष में एक अधिक वर्ष लीप वर्ष आता है। ठीक है, जो फरवरी का होता है।
इसमें एनसीईआरटी की व्याख्या करते हैं। कैलेंडर साइड बार जिसमें 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं। यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिक वर्ष होता है। शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कथन 3 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 4 वर्ष से विभाज्य हो। यह कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित है। समय की गणना के प्रचलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ बोल रहा है कि नहीं है। हाँ बोलो। अब पढ़ते हैं आपका जो है यहाँ पे 8वां प्रश्न। समय की गणना के प्रचलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि सही नहीं है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, जिससे 1947 भी लिख सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर अब पूरी दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बिफोर कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म के बाद वर्षों को दर्शाता है। शताब्दी वर्ष 2000 एवं अधिक वर्ष था, क्योंकि यह 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि समय की गणना के प्रचलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बोल रहा, तो ये है बिफोर कॉमन ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे व्याख्या किया गया है, देखिएगा इसको अच्छे से आप। एनसीईआरटी द्वारा है ये। ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी अब बीसीई से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा से इंगित किया जाता है। अतः बीसीई जन्म से पूर्व के वर्षों के लिए न कि बाद के लिए है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर संघ संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। भारत में आधिकारिक कार्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संघ संवत का भी प्रयोग किया जाता है। आप देखिए 9वां क्वेश्चन। मानव इतिहास में तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभिक साक्ष्य लगभग किस कालखंड में मिलता है? तो आपको मिलता है 4000 संवत में। ठीक है, समय रेखा पर अंकित 4000 संवत तांबे के प्रथम धातु कर्म आरंभ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तांबा मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु। ये भी आपका प्रश्न बनेगा। देखिए जितना मैं पढ़ाऊंगी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। भारत में आहार और गीलुंड राजस्थान जैसे क्षेत्र तांबे की प्राचीन उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक का व्यवस्थित विकास कब से माना जाता है? तो ये 6000 से माना जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। समय रेखा पर अंकित 6000 संवत पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मिट्टी के बर्तनों का विकास मानव के उत्पादक बनने और अनाज संचय की आवश्यकता का परिणाम था। मेहरगढ़ जैसे स्थलों से मृद भांड निर्माण के प्रारंभ साक्ष्य मिलते हैं। विश्व इतिहास की समय रेखा के अनुसार संसार के प्रथम नगर का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको यहाँ पे पीली नदी घाटी चीन, ठीक है, में हुआ था। नहीं, इसमें नहीं, इसमें हुआ था मेसोपोटामिया में, ठीक, इराक में। इसमें दिखाया गया है कि वर्ष 2000 ईसा पूर्व के मध्य अंकित मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है। विश्व में शहर चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? हिमयुग दिया हुआ है, फिर 4000 वर्ष का दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे अशोक भी दिया है, बुद्ध का जन्म दिया हुआ, तांबे का प्रथम धातु वर्ष का आरंभ भी दिया हुआ है, फिर अंतिम हिमयुग का अंत भी दिया हुआ है। सब आपका यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है,
इसका ये भी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी दिखा दिया गया है। ईसा का जन्म भी दिखा दिया गया है। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन को भी दर्शाया गया है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच के उरूक को विश्व का पहला वास्तविक शहर माना जाता है। यहाँ सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ लेखन कला और शहरी नियोजन की शुरुआत हुई। मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के चरणों के संबंध में अंतिम हिम युग का अंत लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ, जिससे पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आए। प्रथम स्थायी निवास और कृषि का आरंभ लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया के प्रथम नगरों के उदय से पहले हुआ था। इसमें आंसर आपका है केवल 1 और 2। अंतिम हिमयुग का लगभग 12 वर्ष और दूसरा प्रथम स्थायी निवासी और कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष। ठीक, कौन सा कथन सही है? तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि ये सही है। ठीक है। अब पढ़ते व्याख्या। 12000 ईसा पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत। कथन 2 8000 वर्ष प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कथन 3 गलत है। ठीक है। अनुसार मेसोपोटामिया नगरों का उदय 35-3000, सिंधु सभ्यता 2000 के आसपास परिपक्व से पहले हुआ था। हिमयुग के अंत में ही नियोलिथिक रिवोल्यूशन संभव हुआ। अब है 13 क्वेश्चन। आपका टोटल 20 से 23 क्वेश्चन है। एक जो है जो आपने सारांश पढ़ा है, उसका पाठ का सारांश था, उसका जो है एक पढ़ा, उसमें कम से कम 20 से 23 क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगी आपको। ठीक है। व्यंकित सभ्यता और उनके समय रेखा पर स्थान का सुमेल करें। ये आपका रहा ए। ठीक है। ए रहा। ठीक है। बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 4 है और हो गया, डी का 4 है और ए का 2 है। हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब अशोक का वास्तविक काल 268 से लेकर 232 BC है। सिंधु सरस्वती सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। भारतीय पारंपरिक पंचांग मुख्य रूप से किन खगोलीय पिंडों की स्थिति पर आधारित गणनाओं का संकलन है? तो ये है आपका सूर्य और चंद्रमा। व्याख्या करते हैं। चलिए थोड़ा सा ये पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों के चक्रों का समन्वय करता है। प्राचीन अभिलेखों के वैज्ञानिक अध्ययन और उनके गूढ़ अर्थ निकालने वाले विशेषज्ञ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पूरा लेख शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं आपका तथ्य। पूरा लेख शास्त्र इतिहास लेखन का सबसे विश्वसनीय आधार माना जाता है, क्योंकि अभिलेखों में हेरफेर करना कठिन होता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रीसेम्प नामक पूरा लेख शास्त्री ने पढ़ा था। 16 आधुनिक मानव होमो सेपियंस के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? इसमें आपका सी आता है। ठीक है। 3 लाख वर्ष पूर्व। व्याख्या एनसीईआरटी द्वारा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मानव विकास के क्रम में होमो सेपियंस प्राग मानव का विकास अफ्रीका में हुआ। यह पृथ्वी के 4,500 अरब वर्ष पुराने इतिहास का मात्र 6% हिस्सा है। 3 लाख वर्ष की इस लंबी अवधि को मुख्य रूप से पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब ये आपका है तो इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 17 है, ये प्रश्न 18 है, ये प्रश्न आपका 19 है, ये प्रश्न आपका 20 है, फिर यहाँ पे प्रश्न आपका 21 आ जा रहा है
फिर 22 आ जा रहा है, फिर 23 आ जा रहा है, फिर आपका समाप्त। अब आपको कल मैं पढ़ाऊँगी भारत अर्थात इंडिया पार्ट का सारांश। ठीक, सो धन्यवाद एंड सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी।